हेलो दोस्तों, इमोशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। इस क्लास में हम लोग बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज नंबर 15 का डिस्कशन करेंगे। और यह जो टेस्ट सीरीज हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, यह हम लोग रुक्मणी प्रकाशन के वॉल्यूम 2 से कर रहे हैं। तो इसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसी के सेट का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। और अगर आपको इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें जो भारत का स्थान था वह 7वें नंबर पे था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत का स्थान 7वें नंबर पे था। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री है इंद्रमित गिल। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान की वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो यह जो प्रभावित था वह हामून तूफान की वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो काला पानी के नाम से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। अंग्रेजों के टाइम यानी ब्रिटिश के काल में जब भारतीय क्रांतिकारी को सजा दिया जाता था तो उसे काला पानी के सजा दिया जाता था, यानी उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भेज दिया जाता था। आगे 5 नंबर कि किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? तो पेट्रोलियम का उत्पादन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर, पंडित जसराज का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? पंडित जसराज का संबंध शास्त्रीय गायन से है। इनका संबंध किससे है? तो वह शास्त्रीय गायन से है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। संसार का छत किसे कहा जाता है? तो संसार के छत के रूप में पामीर के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 8वां नंबर है कि मोंटेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है? इसकी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा प्रयोग के माध्यम से स्वयं की खोज करना है। यही इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिया जाने वाला पुरस्कार एबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जीवन कालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह जो पुरस्कार है यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है 10 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु एमलान अभियान की शुरुआत किया गया? एमलान अभियान की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है? तो दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन, बहुत ही पुराना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखें कि दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। आगे 12 नंबर, ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? जो भारत का स्थान था इसमें 111वें नंबर पे है। ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 111वें नंबर पे है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 2023 का विषय क्या है? पृथ्वी दिवस 2023 का विषय है हमारे ग्रह में निवेश करें। यही इसका सही उत्तर है। आगे 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास में जो स्वर्ण काल कहा जाता है यह गुप्त वंश के शासन काल को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पे एक चीज और देख लीजिएगा कि मौर्य काल के बाद यानी मौर्य वंश के बाद काफी लंबे समय के बाद एक पहला वंश हुआ जिसने पूरे भारत पर यानी एक लंबे क्षेत्र पर शासन किया। तो मौर्य के बाद जो दूसरा जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो शासक हुआ वह था गुप्त वंश। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 बिलियन है। चलिए आगे हम लोग 31 नंबर से देखते हैं, तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच में स्थित है? तक्षशिला का प्राचीन शहर सिंधु एवं झेलम के बीच में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि तक्षशिला का प्राचीन शहर सिंधु और झेलम नदियों के बीच में स्थित है। हड़प्पा नीति किस गवर्नर ने अपनाया था? यानी हड़प नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया? तो यह जो अपनाया गया था यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया, यह इसी की नीति थी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था।
मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? मुंडाओं के द्वारा 1899 से 1900 ईस्वी में विद्रोह किया गया था। तो इसको याद रखिएगा कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि मुंडाओं का विद्रोह 1899 या 1900 ईस्वी में हुआ। अगला 35 नंबर, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में किया जाता है। गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे? तो यह ओडिसी नृत्य में निपुण थे। या यूं कहें कि गुरु केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर, भारत में पहली बार उक्त में कोई नहीं यानी नोटा कब लागू किया गया? अब जब चुनाव होता है तो आप देखते होंगे कि सभी पार्टियों के अलावा एक नोटा का भी विकल्प होता है। नोटा, जब आपको कोई भी पार्टी को अगर वोट नहीं करना है, कोई पार्टी अगर पसंद नहीं है, तो आप नोटा बटन को दबा सकते हैं। तो यही कहा है कि नोटा कब से लागू हुआ है? तो नोटा 2013 से लागू किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सौर मंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया? योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में प्रणब मुखर्जी ने कार्य किया है। आगे देखिए 40 नंबर है कि भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। तो निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? यानी भरत जन का उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो हमें इसकी जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। भरत जन की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा की प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? रैयतवाड़ी प्रथा का शुरुआत टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। रैयतवाड़ी प्रथा की शुरुआत टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। भारत में स्थानीय स्वयंशासी संस्था 1882 में सशक्त की गई थी, किसके द्वारा? तो देखिए, अगर आपको सभी गवर्नर जनरल का कार्यकाल याद है तो आप आसानी से आंसर टिक कर सकते हैं। अगर 1882 की बात किया जाए तो 1882 में लॉर्ड रिपन का ही कार्यकाल था। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। आपको अगर ये सब चीजें नहीं भी याद है तो अगर कार्यकाल याद है तो उससे अभी आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया? तो यह जो जमीन दिया गया था गुरु रामदास को दिया गया था, या यूं कहें तो गुरु रामदास की बीवी को दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए जो सबसे अच्छा मिट्टी माना जाता है वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा मिट्टी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम लोग 61 नंबर से देखते हैं, क्योंकि इससे पहले आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। तो ये 61 नंबर देखिएगा कि संविधान का 52वां संशोधन का संबंध किससे है? तो संविधान के 52वां संविधान संशोधन का संबंध दल बदल से है। देखिए आपका संविधान का 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ और इसी के अंतर्गत आपका दल बदल से संबंधित कानून लाया गया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चीन का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपति डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है कि चीन का राष्ट्रपति डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिला 1971 ईस्वी में, और यह इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। इंदिरा गांधी के द्वारा ही पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल को बांट दिया गया और पूर्वी बंगाल की जगह बांग्लादेश कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर, संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है? तो इसका संबंध दक्षिण भारत से है। संगम साहित्य जो तीन संगम आयोजित किया गया था वह दक्षिण भारत से इसका संबंध है। आगे देखिए 67 नंबर है कि
बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख है? तो इसमें 64 लिपियों का उल्लेख किया गया है। देखिए 68 नंबर है कि धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के समर्थ से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा हुआ है धारण क्षमता से। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे देखिए 69 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दे तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें पहले 3 नंबर हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में किया गया। उसके बाद फिर आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। फिर आपका गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। देखिए 70 नंबर है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। जब ग्राम पंचायत की बात आ जाए तो सीधे हमारी अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। अगर बात कर ले अनुसूची तो ग्राम पंचायत का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें कुल 29 विषय का उल्लेख है। और अगर भाग की बात कर ले तो ग्राम पंचायत का उल्लेख भाग 9 में किया गया है और न्यायपालिका का उल्लेख 9 के क में है। सहकारी समितियों का उल्लेख 9 के ख में किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर, वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो इसकी महत्वाकांक्षी योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए किस वर्ष में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया? तो इसका गठन 1977 में किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन 1977 में किया गया। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर देखते हैं अब हम लोग हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में बांटा गया है। देखिए ऑप्शन कौन सा है आपका? यही सत्य है। कैसे? क्योंकि देखिए सह्याद्री तो आपका पश्चिमी भाग को कहा जाता है, विंध्याचल होगा ही नहीं। इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें सतपुड़ा और सह्याद्री नहीं होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी सही है। परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है? परिचकली इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप का। आगे देखिए 75 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब देखिए 91 नंबर देखते हैं कि प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित, यानी जुलू जनजाति का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? तो इंद्रावती अगर शब्द आ जाए या कुछ भी, इंद्रावती बाघ रिजर्व, नदी या जलप्रपात, तो आप सीधे छत्तीसगढ़ ही मारिएगा। इंद्रावती बाघ रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में किया गया है। निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश है जो ओपेक का मेंबर नहीं है, यानी सदस्य नहीं है? तो यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ओपेक का मेंबर नहीं है। आगे देखिए 95 नंबर है कि आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है? तो आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कहा जाता है वह है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को ही आधुनिक भारत का सबसे बड़ा नाटककार कहा जाता है। 96 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होता है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 18। ऑप्शन बी सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए 98 नंबर है कि वायु के कांच के आयताकार स्लैब में जब आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ए बी सी डी ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया है, तो इनमें से कौन सा सही है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, आपका फिगर बी सही है। क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने लंब की ओर थोड़ा झुक जाता है, और जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वह लंब से अविलंब से थोड़ा दूर हट जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए दूर हटा है और यहाँ लंब की ओर झुक गया है। तो ऑप्शन बी सही है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम हो जाएगा। इसका संकेत की बात कर ले तो इसे इस तरह से डिनोट किया जाता है। केब रोग का दूसरा नाम क्या है? तो केब रोग का दूसरा नाम हो जाएगा रेटिकुलो एंडोथिलोसिस।
तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 101 नंबर है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताइए। तो इसके तत्व का नाम हो जाएगा 3 नंबर सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। 102 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो 102 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में होता है तब। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 103 नंबर है कि फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। तो इस संरचना को बीजाणु कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबक प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर जनरेटर आधारित है। जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। डाईऑक्सी राइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जिस वर्ग से संबंधित है उसका क्या कहलाता है। तो यह पेंटोज कहलाता है। पेंटोज कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं 121 नंबर कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने के शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो यह जो है सोने को शुद्ध करने के लिए एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 122 नंबर, निम्नलिखित में से कार्बन कि कौन से मिश्रण का द्रव बनाने और उबालने का तापमान सर्वाधिक है। तो यह सही आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका सही उत्तर है। आगे देखिए 123 नंबर है कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विच। पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो इसके वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं। तो इसे प्रछाया कहा जाता है। इसे प्रछाया कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं 126 नंबर की रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है। तो जब रासायनिक परिवर्तन होता है तब आपका नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह बिल्कुल सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। यह भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। यह भी सही है। तो आपका तीनों कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। 127 नंबर क्वेश्चन है कि 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा। तो इसका आयतन हो जाएगा 448 मिलीलीटर। आगे देखिए 128 नंबर है, मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसमें लवण का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। 129 नंबर है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय का वर्ग के दूरी के अनुपात होता है। आगे देखिए 130 नंबर में है, आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरण का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी एक्स किरण, उसका अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग है। तो ऑप्शन सी सही है। 131 नंबर है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसके संख्या से निर्धारित होता है। तो इसका जो निर्धारण होता है वह प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 132 नंबर है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरती है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या, कारण क्या है। तो इसके पीछे का जो कारण हुआ है कि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए डूब जाता है। और किसी भी वस्तु का घनत्व ज्यादा होगा पानी से तो वह डूब जाएगा। तो आगे देखिए 133 नंबर, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या है। तो सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र Na2S2O3 है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक क्या होगा। तो वह नमक हो जाएगा कमजोर एसिड और सख्त बेस। देखिए यहाँ पे देख लीजिए फिगर के माध्यम से, यहाँ 7 हो गया है, इधर 7 से प्लस 14 यहाँ 0। जो भी अगर पीएच मान 7 से अगर कम होगा तो वो अम्ल होता है, 7 से अगर ज्यादा है तो क्षार है। तो यहाँ पीएच मान 14 है तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा बेस मतलब मजबूत क्षार हो जाएगा और अम्ल न्यूनतम यानी कम होगा। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 135 नंबर है कि डीएनए संश्लेषण को प्रभावित कौन करता है। डीएनए संश्लेषण को साइटोकाइनिन प्रभावित करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि डीएनए संश्लेषण को साइटोकाइनिन प्रभावित करता है। तो चलिए हमारा यहाँ पे सेट नंबर 15 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।